हाँ सी आवाज आ रही, बताओ। मैं क्या हुआ? इतनी देर में हमारे लड़के कभी बता देते। अब फिर तुम कहोगे लड़के बोलते हैं, फिर अब बोलो ना आंसर। हाँ ऐसे बोलो ना। तुम इतनी तादाद होने के बावजूद 80-20, उसके बावजूद उनकी आवाज 10 लोगों की इतनी तेज होती है आंसर में। तुम्हारा क्या मन में रखेंगे, बताएंगे नहीं है, कहीं गलत ना हो जाए। क्या लग रहा है? हाँ खाना खा ही नहीं रहे भाई, बहुत कम खा रहे, वेरी लिटिल, यानी खाने को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्टिव टाइप वाला है, कौन सा है? रेस्ट्रिक्टिव टाइप वाला है। वो तुमको बताया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट का वेट हमेशा कैसा होगा? अंडरवेट। अरे ऐसी है ना, अंडरवेट, दुबली पतली मतली हो रखी है, वो है। बुलिमिया वाले का नियर नॉर्मल और स्लाइटली हाई हो सकता है। वहीं बिंज ईटिंग वाले का हमेशा ओवरवेट होगा, ओबेस, खाए जाओ पचा लो और पेट निकालो। चलो उसके आगे का लिखो। यहां तक हो गया था? कहां तक हुआ था? है ये हो गया था, हाँ रीफीडिंग। तो रीफीडिंग पता है तुमको सबको कि रीफीडिंग का मतलब है कोई लंबे समय से पेशेंट स्टारवेशन में है या मालनरिस्ट है, उसको खाना नहीं खा रहा है, तो बॉडी के मेजर सोर्सेज क्या होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। इसके अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बॉडी कैलोरी का यूटिलाइज करेगी, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे, है ना। तो इनसे यूटिलाइज होने के कारण बॉडी में सारा स्टोर्ड एनर्जी सोर्स सब डिप्लीट हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि मसल्स ब्रेकडाउन होगी, फैट ब्रेकडाउन होगा, सारा सारा यूटिलाइज हो जाएगा, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की और डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इतने दिनों से भूखे इंसान को तुम खाना देना शुरू करोगे, तो खाना देना शुरू करोगे तो क्या होगा? खाने के रेस्पॉन्स में पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा और उस खाने को मेटाबोलाइज करने में लगेगा। अब मेटाबोलाइज करने में लगेगा तो जो सारी चीजें डेफिशिएंट थी उनका स्टोर भी बढ़ाएगा वापस। बट कुछ खाने के मेटाबॉलिज्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट को फैक्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं? को फैक्टर का, उनका और यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी और हो जाएगी। ये रिपीटिंग सिंड्रोम है, और रिपीटिंग सिंड्रोम में आपके सामने हाइपोमैग्नीसियमिया, फॉस्फेटेमिया, थायमिन डेफिशिएंसी, ये सारे सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। अब मैनेजमेंट में देख लो। वेट करना है रेगुलर, सेम मशीन से करना है, सेम टाइम पे करना है, ये बात का ख्याल रखना है। स्ट्रिक्ट ईटिंग प्लान, डाइट प्लान बनाना है, शेड्यूल बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट, वाइटल साइन, ये सब मॉनिटरिंग करना है। और खाना खाते समय और खाना खाने के 1 घंटे बाद ऑब्जर्वेशन करना है, वरना बाथरूम में जाके एनिमा लगा सकती है, उल्टी कर सकती है। खाते टाइम भी नजर बनाए रखने का है, खाना छुपा सकती है, फेंक सकती है, तो ये सब नजर बनाए रखने वाला काम है। लिख लो। टारगेटेड वेट गेन का कितना रखना है? 0.5 से 1 kg पर वीक। ठंड आई नहीं उससे पहले उपू उपू हो गया। हो गया, वेट चेक कर लिया? कितना वेट? हम्म कम है अभी? काफी है? तो रेगुलर वेट करना है, खाने के टाइम और खाने के बाद आफ्टर 1 आवर तक ऑब्जर्व करते रहने का है, ताकि वो कंपनसेटरी बिहेवियर ना करे, वोमिटिंग इंड्यूस ना करे, एनिमा ना लगाए, लेक्सेटिव ना ले, खाना ना छुपाए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सब मेंटेन रखना है, और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाना है। हो गया हो? अब आता नंबर बुलीमिया का। बुलीमिया क्या है? बुलीमिया का मतलब है बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्किंग बिहेवियर। बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्किंग बिहेवियर, और तुमको कल बताया था बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है? ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए सिंगल टाइम, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए सिंगल टाइम, पर भर भर के खाएगा, ठोस ठोस के खाएगा, फॉलोड बाय उल्टियां, एनिमा, लेक्सेटिव, इन सब का इस्तेमाल करेगा। वर्किंग का मतलब है ए टाइप ऑफ कंपनसेटरी बिहेवियर, जिसमें जो खाया है उसको निकालना है, जिसमें जो खाया है उसको निकालेगा। मोस्ट क्लाइंट रिमेन इन नॉर्मल वेट रेंज, ये तुमको पता है, वेट हमेशा नॉर्मल रेंज में रहेगा, नियर नॉर्मल और स्लाइट हाई हो सकता है। मेनली जो एज ग्रुप है ये 20 से 40 के एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। वहीं एनोरेक्सिया वाले का वेट हमेशा अंडर वेट रहेगा, बुलीमिया वाले में नियर नॉर्मल या स्लाइट हाई हो सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले का जो एज ग्रुप था वो बाइमोडियल पीक था। बाइमोडियल पीक का मतलब, हाँ 14, 15 और 19, 18। दोनों डिसऑर्डर में वेट गेन को लेके एंजाइटी है, गिल्ट है ना, उसमें तो बॉडी का परसेप्शन डिस्टर्ब है। इसमें जब खाएगा बहुत ज्यादा तब गिल्टी फील होगा कि ओ माय गॉड मोटा मोटी ना हो जाऊं, तो गिल्टी फील और वेट बढ़ने का डर सताएगा, एंजाइटी होगी, इसके कारण ये फॉलोड बाय पगिंग बिहेवियर होगा। सिम्टम्स में बिंज पर्ग सिंड्रोम है। क्या हुआ? 3 लाइन थी, क्या लिखा है इतना पे? हो गया था? नहीं हुआ? समझ में आ गया? क्या बिंज का मीनिंग पता है, पर्किंग का पता है? बस इतना याद रखना है। बिंज का मतलब है एक साथ ज्यादा खाना खाना, पर्किंग का मतलब है कंपनसेटरी बिहेवियर, कंपनसेटरी बिहेवियर। क्या हुआ है? ये कैसी आवाज थी बे? किसकी थी ये? वो उसको इधर बुलाते, बहुत अच्छी आवाज थी। कौन था बेटा? आओ इधर आओ। कौन था? है बदतमीज? है ऐसी आवाज निकाल रहा है? फीमेल?
बिंजबर्ग सिंड्रोम। बिंजबर्ग सिंड्रोम क्या है? बिंजबर्ग सिंड्रोम क्या होता है भाई? वही खाएगा निकालेगा, खाएगा उल्टिया करेगा, एनिमल लगाएगा। इसके अलावा एनिमल इरोजन एंड डेंटल कैरीज। एनिमल क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, दांत के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, उसको एनिमल बोलते हैं। डेंटल कैरीज कैविटी का होना है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा तो कैविटीज होगी है? तो वो है कैविटीज बनना। ये क्यों होगा? रिपीटेड वोमिटिंग के कारण। इंसान बार बार सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करेगा इसमें, और जब सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करेगा तो गैस्ट्रिक जूस बाहर आएगा, और गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर होता है। तो बार बार वो एसिड के कांटेक्ट में आने के कारण टूथ कमजोर होंगे, एनिमल निकल जाएगा, कैविटीज बन जाएगी। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फोर्सफुल सेल्फ इंड्यूसिंग वोमिटिंग के कारण प्रेशर बढ़ेगा पैरोटिड ग्लैंड पे, इसलिए टेंडरनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उल्टियां कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और एसिड बेस इंबैलेंस होगा। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, इसलिए पूरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा। ये भी फोर्सफुल वोमिटिंग इंड्यूस के कारण इसोफेगस का इरोजन है। इसोफेगल का इरोजन का मतलब क्या है? फोर्सफुल कोई जोर लगा लगा औ करेगा तो इसोफेगस में जोर पड़ेगा, तो इसोफेगस में माइक्रो ब्लड वेसल्स, मसल्स टियर हो सकती है, रप्चर हो सकती है, वो इसोफेगल इरोजन है। इसके अलावा बहुत ज्यादा खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है और फिर उल्टियां कर रहा है, तो बैलेंस गड़बड़ जाएगा, पेनक्रियाज भी कंफ्यूज हो जाएगा। मामला क्या है? अभी तो आया, खाना खाया, खाना खाते ही खाने के रिस्पॉन्स में पेनक्रियाज तो इंसुलिन का भरमार कर डालेगा, तो पेनक्रियाज कंफ्यूजन में ही रहेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा सब। तो डायबिटीज होने के चांस है एज ए कॉम्प्लिकेशंस। लिख लो। इसके अलावा लगातार सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग के कारण उल्टी कैसे करेगा? उल्टी करेगा उंगली डाल के, है? उल्टी कहां डालेगा? गैग रिफ्लेक्स है, बैक ऑफ टंग और माउथ में डालेगा उंगली। तो जो दो ये तीखे तीखे दांत है, हाथी के दांत है, ये चुभेंगे यहाँ हाथ के, इनको रसल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसल साइन। बैक ऑफ द हैंड पे दो इंजरी मार्क्स देखने को मिलेंगे, उनको रसल साइन कहते हैं। आगे आएगा फोटो, अभी इतना लिख लो। कंटिन्यू वोमिटिंग के कारण कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होगा भाई? बता बेटा बता, तुम बताओ। अरे कोई बार बार उल्टियां कर रहा है, एक्सेसिव वोमिटिंग कर रहा है, क्या निकल रहा है? तो एसिड चला गया, कहाँ बच गया? कहाँ थे भाई? हो गया, लिख लो। एक्सेसिव वोमिटिंग के कारण मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। वहीं अगर किसी को डायरिया है तो इंटेस्टाइनल कंटेंट आर एल्कलाइन इन नेचर। इंटेस्टाइनल कंटेंट आर एल्कलाइन इन नेचर। आंतों का जो कंटेंट होता है इंटेस्टाइन का, वो एल्कलाइन नेचर में होता है। तो डायरिया में जब एल्कलाइन निकल जाएगा तो एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो एसिडोसिस कॉज करेगा। हो गया? तो लिखे ये लो। इसको हम रसल साइन और कैलस न्यूकल्स बोलते हैं। रसल साइन, कैलस न्यूकल्स का मतलब है बैक ऑफ द हैंड में कैलस फॉर्मेशन ड्यू टू रिपीटेड सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग लीड्स टू इंजरी ऑन द बैक ऑफ द हैंड। इंजरी ऑन द बैक ऑफ द हैंड। ये कोई क्लियर साइन नहीं है, पर इससे पता चलता है कि पेशेंट बार बार उल्टी कर रहा है उंगली डाल डाल के, तो ये इंडिकेशन हो सकता है, वार्निंग साइन हो सकता है। तो तुम याद रख लोगे कि रसल साइन जिसमें कैलस न्यूकल्स है, इंजरी मार्क ऑन द बैक ऑफ द हेड हैंड, और ये वार्निंग साइन कह सकते हो किसका? बुलिमिया का। हाथ तो सुंदर है ना, हाथ तो ठीक है, पर उल्टियां करती है या करता है? है? अच्छा यूं हो गया। लिखो लिखो लिखो। रसल साइन बुलिमिया का वार्निंग साइन हो सकता है। बैक ऑफ द हैंड इंजरी मार्क्स है, रिपीटेड उल्टी करने के कारण दांत चुभ के जो मार्क्स होता है उसको कैलस न्यूकल्स बोलते हैं। और ये रसल साइन वार्निंग साइन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। एक ट्रैक्शन भी होता है ऐसा, रसल ट्रैक्शन। क्या है रे? सुना है? किस में यूज करते हैं? कौन से टाइप का ट्रैक्शन है? स्केलेटल है और स्किन है? पुराने गधे बता सकते हैं, पढ़ा हुआ है उनके। पुराने गधे नहीं पता? रसल ट्रैक्शन एक टाइप का स्किन ट्रैक्शन है जो डिस्टल फीमर फ्रैक्चर में यूज होता है। डिस्टल फीमर के फ्रैक्चर में यूज होता है। एक पट्टा बांधते हैं यहाँ पूरा यहाँ तक, पैर को खींच के वेट लटकाते हैं। डिस्टल फीमर फ्रैक्चर में लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब पट्टे कुछ नहीं हो। न्यूरोट्रांसमीटर्स ईटिंग डिसऑर्डर में बात करें तो कौन सा है? तो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेन रोल है, एक डोपामिन है, एक सीरोटोनिन है। दोनों का लेवल अगर बढ़ा होगा तो एनोरेक्सिया होगा, और दोनों का लेवल अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? बुलिमिया या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होगा। देख लो, वो न्यूरोट्रांसमीटर है मेन, डोपामिन एंड सीरोटोनिन। डोपामिन और सीरोटोनिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ होगा तो एनोरेक्सिया है, और अगर कम हुआ तो क्या है? बुलिमिया है। दिमाग में डोपामिन के चार रास्ते थे, ये रास्ते कहाँ कहाँ जाते थे? हुँ? जिसने लिखा हुआ है उसी से पूछूंगा आके अभी। वो तो लिखने लगी देखते ही। बहुत दिनों बाद आए भाई, बाहर गाँव। अच्छा अच्छा। अरे यार, इसके अंदर वो क्या आ जाता है लास्ट में? हाँ ये मेलोडी।
कौन सी मेलोडी? मेलोडी मोदी जी गर्लफ्रेंड है, ऐसा तुम बताते हो रे? ना ना, मुझे थोड़ी पता, मैं नया हूँ इस शहर में, बिल्कुल मुझे नहीं पता भाई। तो डोपामिन के 4 रास्ते थे। डोपामिन के 4 पाथवेज इन द ब्रेन। 4 पाथवेज इंक्लूड मेसोलिम्बिक, मेसोकॉर्टिकल, ट्यूबरोइनफिनिबुलर एंड निग्रोस्टाइटल। 4 पाथवेज है। हम्म टेंशन में क्या आ गई, 4 ही थे। पॉजिटिव सिम्टम्स मेसोलिम्बिक पाथवेज के कारण है, नेगेटिव मेसोकॉर्टिकल के कारण है, निग्रोस्टाइटल के कारण ईपीएस है। वहीं ट्यूबरोइनफिनिबुलर पाथवेज में डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा? हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होगा। क्या होगा? हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होगा। तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड्स डोपामिन एंड सेरोटोनिन. Level increases can cause anorexia nervosa and level decreases can cause bulimia or binge eating disorder. यहाँ तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इंक्रीज लेवल क्या करेगा? हम्म एनोरेक्सिया नर्वोसा। हो गया? क्वेश्चन आ गया, बताओ। मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड सब्सटेंस इन बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट। अब सोच लो तुम भी, बुलिमिया वाला क्या करेगा? खाएगा ज्यादा। क्या करेगा? ज्यादा खाएगा। तो क्या करके फिर खाएगा? अरे पहले दारू पिएगा फिर खूब सारा खाएगा। पहले दारू पिएगा फिर खूब सारा खाएगा। एम्फेटामाइन में तो भूख नहीं लगती, ये लेने के बाद तो भूख लगती नहीं है, ऑटोमेटिक खा नहीं पाएगा, उस खाने की जरूरत नहीं है, सोने की भी जरूरत नहीं होती। ओपियोइड और बेंजोडाइजेपिन का इतना ज्यादा रोल नहीं है। अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज एसोसिएटेड विद बुलिमिया। ये लाइन लिख लो। अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस abused in patient with bulimia nervosa. ओपियोइड क्या होते हैं? ओपियोइड्स क्या है? ये बोलो, ओपियोइड्स क्या है? गांजा ओपियोइड्स है? कौन है बेवकूफ? गांजा कैनाबिनॉइड्स है। गांजा क्या है? कैनाबिनॉइड्स है। ये ओपियोइड क्या है? इसमें आएगा क्या? अफीम, स्मैक, हेरोइन, है, ब्राउन शुगर, ये सब ओपियोइड है। हाँ, मारवाड़ी लोग जानते हैं डोडा अमल, वो यही है, डोडा अमल सब ओपियोइड्स है। क्या है? ओपियोइड्स। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक कौन से होते हैं? मॉर्फिन, फेंटानिल, ट्रेमाडोल, ये सब क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक है। बुलिमिया को डायग्नोस करने का क्राइटेरिया क्या है? तो डायग्नोस करने का क्राइटेरिया कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग होना चाहिए। इसके अलावा ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम। डिस्क्रीट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट ठोस के खाएगा। इसके अलावा लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग, कोई कंट्रोल नहीं है खाने की इच्छा पे। इसके अलावा रिकरेंट कंपनसेटरी बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वेट अगेन, कि खाने के बाद कहीं मोटा ना हो जाऊं, इसके कारण कंपनसेटरी बिहेवियर करेगा। बिंज ईटिंग एंड इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर इज एटलीस्ट वंस ए वीक, हफ्ते में ऐसा एक बार होगा और ये लास्ट पिछले 3 मंथ से हो रहा हो तो बुलिमिया नर्वोसा कहलाएगा। वंस ए वीक फ्रॉम लास्ट 3 मंथ, वंस ए वीक फ्रॉम लास्ट 3 मंथ। तुमने कब ज्यादा पिया और फिर खाया? हुँ? याद करो वो दिन। 3 महीने हो गए या हफ्ते में एक बार करते हो ऐसा? नहीं कर रहे? ठीक है। अभी तुम सिर्फ खाओ, पियो नहीं, सिर्फ खाओ है। ओनली खाना खाना है, समोसा भी नहीं खाना है। तो बुलिमिया नर्वोसा को डायग्नोस करने के लिए कि पेशेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ठोस ठोस के खाता है और खाने के बाद कंपनसेटरी बिहेवियर करता है और खाने की इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ऐसा वीक में एक बार पिछले लास्ट 3 महीने से हो रहा है, वीक में एक बार लास्ट 3 मंथ से ऐसा हो रहा है, तब ये बुलिमिया नर्वोसा कहलाएगा। सिटी कौन मार रहा है? कौन छेड़ रहा है मुझे? है? वो पुराना टाइम हो गया, सिटी मार के छेड़ने का वक्त वो पुराने जमाने की बात है। अभी ऐसे छिछोरी हरकत कोई नहीं करता। अभी सिटी से कोई छिड़ता ही नहीं है ना। रेजिस्टेंस हो गए सब। बताऊंगा। तो कर लोगे क्या डायग्नोस? कैसे करोगे? पहले देखोगे, पेशेंट को देखोगे कि भाई साहब तुम ऐसा कितनी बार करते हो? हफ्ते में एक बार? कितने महीनों से ऐसा कर रहे हो कि खा रहे हो और फिर कंपनसेटरी बिहेवियर कर रहे हो, खा रहे हो कंपनसेटरी बिहेवियर कर रहे हो, खाने की इच्छा पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा वीक में एक बार लास्ट 3 मंथ से हो रहा हो तो क्या कहलाएगा? बुलिमिया नर्वोसा कहलाएगा। लिख लिया तो चलते आगे। हुआ? अरे हुआ। कौन से ऐसे फैक्टर है
जो ये शो करते हैं कि प्रोग्नोसिस ठीक होगा। तो कौन सा फैक्टर है? अर्ली एज ऑफ ऑनसेट है तो ठीक होने के चांस है। प्रीवियसली कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, कभी ऐसा करके भर्ती नहीं हुआ है, इसका मतलब ज्यादा बीमारी बढ़ी नहीं है, ठीक होने के चांस है। वर्किंग बिहेवियर भी नहीं है साथ में, तो ठीक है। फैमिली मेंबर जिम्मेदारी ले रहे हैं, हेल्प बहुत जरूरी है। फैमिली मेंबर क्लोज ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, और ट्रीटमेंट और थेरेपी में पार्टिसिपेट करने वाले अगर फैमिली मेंबर हो तो भी प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है। अदरवाइज खाएगी, उल्टी करेगी, खाएगी या खाएगा, एनिमल लगाएगा, कोई देखने वाला नहीं है तो अपनी मर्जी करेगा, तो ठीक होने में वक्त लग सकता है। तो सीधी सी बात, कोई देखने वाला है, केयर करने वाला है, तो जल्दी ठीक होगा। पहले कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है तो भी चांस है जल्दी ठीक होने के। वर्किंग बिहेवियर नहीं है एसोसिएटेड तो भी अच्छे चांसेस है, और एक अर्ली एज वाला है। ऐसे ही तुमको कुछ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बताए थे सिजोफ्रेनिया के, है ना? तो सिजोफ्रेनिया के जो फैक्टर बताए थे उसमें से मैं पूछेगा, तुम जिससे पूछा जाए सिर्फ वही बोलेगा। कोई एक गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बताओ बेटा। वेरी गुड। पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स। इसके अलावा एक्यूट ऑनसेट, सडन और एक्यूट ऑनसेट, लेट एज ऑफ ऑनसेट, 35 साल के बाद हो तो, फीमेल जेंडर हो, इसके अलावा एसोसिएटेड मूड डिसऑर्डर हो, नो हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया हो, तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा जो टाइप है वो पैरानॉइड और कैटाटोनिक, इसका अपोजिट वाला सारा बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहलाएंगे। सिजोफ्रेनिया को पहले क्या कहते थे बेटा? तुम बेटी हो, मैंने बेटा से पूछा। हाँ, तुम थे ना पढ़ाए तो? फिर बताओ, तुम बताओ। वेरी गुड। क्या कहते हैं? बोलो, अब बोलो, बोलो, बोलना पड़ेगा। हाँ, डिमेंशिया प्रीकॉक्स। किसने दिया ये डिमेंशिया प्रीकॉक्स? एमिल क्रेपलिन ने दिया। किसने दिया? एमिल क्रेपलिन। सिजोफ्रेनिया कौन दिया बेटा? लिवर फेलियर। हाँ, यूगन ब्लूलर। किसने दिया? यूगन ब्लूलर ने दिया। नहीं बता। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम नहीं बोला, मैं नहीं बोला ऐसा, डरो मत। हो गए फैक्टर सारे? क्वेश्चन बताओ। ये तो बता ही दोगे। क्या हो रहा है? हाँ, खूब खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, फॉलोड बाई वर्किंग बिहेवियर है, लेक्सेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बुलिमिया नर्वोसा है। अब आता है बिंज ईटिंग, खा रहे हैं फॉलोड बाई वर्किंग बिहेवियर है, लेक्सेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बुलिमिया नर्वोसा है। अब आता है बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यहाँ खाया जाएगा पता लेगा, ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। नो वर्किंग बिहेवियर, और ये लोग हमेशा वेट में कैसे होंगे? ओवरवेट। रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद रिकरेंट यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर सच एज इंड्यूस्ड वोमिटिंग। जैसा कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं करेगा जैसे वो बुलिमिया में करता है, वोमिटिंग, लेक्सेटिव, एनिमा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। और ये लोग कैसे होते हैं? बॉडी वेट कैसा होगा? बॉडी वेट हमेशा ओवरवेट होंगे, मोटे होंगे, मोटे, क्योंकि ये खा रहे हैं और पचा रहे हैं। तो तुम भी खाओ और पचाओ सिर्फ। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, स्टूडेंट को नींद आती है। अरे भाई शुतुरमुर्ग, क्या हुआ है? पीछे घूम घूम के मुड़ मुड़ के पानी पिला रहा है, हैं? तुम्हारी नजर सब पे है पीछे वालों की। वो पीछे इसीलिए बैठते हैं ताकि सब पे नजर रख सके कि कौन क्या करता है। तीन तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स, तीनों के नाम याद रखने हैं, सिम्टम याद रखने हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला, जिसमें पेशेंट का बॉडी इमेज डिस्टर्ब है, बॉडी का शेप को लेकर परसेप्शन खराब रहता है, बिल्कुल बॉडी वेट कम होता है फिर भी उसको लगता है माय गॉड कितनी मोटी हो गई हूं, ऐसा लगता है। इसके कारण वो खाना नहीं खाती, खाना बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देती है, तो रेस्ट्रिक्टेड टाइप है। कभी कभी खाएगी, वो बिंज ईटिंग वर्किंग टाइप कहलाएगा। इसमें बॉडी वेट हमेशा अंडरवेट होगा, बॉडी वेट हमेशा अंडरवेट होगा, ये याद रखना है। दूसरा आता है बुलीमिया, बुलीमिया नर्वोसा वाला, बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वर्किंग बिहेवियर। बिंज ईटिंग का मतलब होता है ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए सिंगल टाइम, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट सिंगल टाइम, या फिर थोड़े थोड़े समय बाद खाता जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बार बार खाएगा। फॉलोड बाय वर्किंग बिहेवियर लाइक सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, एनिमा, लेक्सेटिव, एक्सरसाइज, ये सब करेगा। तीसरा डिसऑर्डर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में सिर्फ खाएगा खाएगा खाएगा, नो वर्किंग बिहेवियर, यानी कि नो कंपनसेटरी बिहेवियर, और ये लोग हमेशा मोटे होते हैं। हो गया? वही बुलीमिया में तुमको रसल साइन याद रखना है। कैलस न्यूकल्स बोलते हैं, बैक ऑफ द हैंड इंजरी मार्क दिखेंगे टीथ के, वो रसल साइन कहलाएगा। अब हो गया? डायग्नोस कैसे करेगा? तो डायग्नोस वही है सेम, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खाएगा, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, और एवरेज एटलीस्ट वंस ए वीक, सेम क्राइटेरिया है कि हफ्ते में एक बार लास्ट 3 मंथ से अनकंट्रोलेबल खाया जा रहा है।
तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया क्या? एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी तुमको बिंज ईटिंग प्लगिंग टाइप लिखाया है, तो इसमें और बुलिमिया में क्या फर्क है? एनोरेक्सिया वाला कब खाएगा? अंडर फैमिली प्रेशर, अंडर फैमिली प्रेशर ओकेजनली ही खाएगा। यहाँ हफ्ते में एक बार अपनी मर्जी से ठोस ठोस के खाएगा। यही दूसरा एनोरेक्सिया वाला चाहे कोई सा टाइप हो वो हमेशा अंडर वेट होगा, जबकि बुलिमिया वाला क्या है? नॉर्मल वेट होगा, नियर नॉर्मल और नॉर्मल वेट होगा। ये मेन फर्क है, याद रखना। न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन एंड सेरोटोनिन का लेवल हाई होगा तो एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा, और अगर लेवल लो होगा तो बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होगा। डीएसएम की फुल फॉर्म किसको नहीं आती? वो इंसान को मैं जानता हूं। बालक, डीएसएम फुल फॉर्म ऑफ डीएसएम क्लासिफिकेशन, डायग्नोस्टिक, लिप रीडिंग ना करें, डायग्नोस्टिक, इधर देख बेटा, तू उधर देख, उधर, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर किसने दिया? किसने दिया बेटा? किसने दिया? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो आईसीडी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, और वो डब्ल्यूएचओ ने दिया। किसने दिया? डब्ल्यूएचओ। याद कर बेटा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? चुप रहो बे, हिंदी नहीं आता? थोड़ा थोड़ा भी आता है? हाँ? भी नहीं आएगा ना? ठीक है भाई, पढ़ाई कर, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। अब अदर डिसऑर्डर में पाई का क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन एडिबल सब्सटेंस का खाना पाई का कहलाता है। तो पाई का इज ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सच एज हेयर, डर्ट, पेंट, चिप्स। और ऐसा लगातार एक महीने से खा रहा है, कुछ भी खा सकता है, बाल, मिट्टी, कोयला, मुल्तानी मिट्टी, बिल्ली के सुसु वाली है, कुछ भी खा सकता है। जो में ऐसा माना जाता है कैल्शियम की कमी होती है, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई प्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि कैल्शियम की कमी हो गई इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक हैबिट है, एक बार चीजें मुंह लगी, अच्छी लगने लगी और लग गई, यही है और कुछ नहीं है। दूसरा आता है रुमिनेशन डिसऑर्डर। ये देखो भाई साहब, कैसा डिसऑर्डर है? जानवरों वाला डिसऑर्डर है, जो खाया पहले धड़ाधड़ खाया और उसके बाद वापस रिगर्जिटेट किया है, रिगर्जिटेट किया, खाया रिगर्जिटेट किया फिर से खाया, ये रुमिनेशन डिसऑर्डर कहलाता है। रुमिनेशन डिसऑर्डर रिपीटेडली एंड परसिस्टेंटली रिगर्जिटिंग फूड आफ्टर ईटिंग, जो खाया उसको वापस रिगर्जिटेट स्टमक से वापस माउथ में लाके फिर से। इट्स नॉट ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, किसी और कंडीशन की वजह से नहीं होगा, ये एनोरेक्सिया नहीं होगा, बुलिमिया नहीं होगा, बिंज ईटिंग नहीं होगा, यानी कि कोई फूड डिसऑर्डर की वजह से नहीं, अदर ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से नहीं है। नॉर्मली इंसान खा के रिगर्जिटेट करके फिर से चबा के फिर खाएगा, ये रुमिनेशन डिसऑर्डर कहलाएगा। जैसे जानवर करते हैं ऐसा, धड़ाधड़ खाया, गाय भैंस सारे जानवर करते हैं, फिर जुगाली करेंगे बैठ के तसल्ली से। तो ये शायद वहीं से गुण आ गए हैं। पाइका नॉन ईटेबल सब्सटेंस और नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस का खाना पाइका कहलाता है। रुमिनेशन डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंट रिगर्जिटेट करेंगे स्टमक कंटेंट को और फिर से चबा जाएगा। नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस का खाना पाइका है। रुमिनेशन इज फ्रीक्वेंट रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, फ्रीक्वेंट रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट क्या कहलाएगा? रुमिनेशन डिसऑर्डर और सिंड्रोम कहलाएगा। रसल साइन याद रख लेने का है। तीनों का वेट गेन डिसऑर्डर का याद रखना है। एनोरेक्सिया वाले का वेट कम होगा, बुलिमिया वाले का नॉर्मल होगा, बिंज ईटिंग वाले का ज्यादा होगा। मैनेजमेंट में स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन है, साइकोथेरेपी है, एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स याद रखने हैं। डोपामिन एंड सेरोटोनिन का लेवल बड़ा होगा तो एनोरेक्सिया है, कम होगा तो बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहलाएगा। वहीं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा में बॉडी के आइडियल वेट से 15% बॉडी वेट कम हो जाना, कितना? 15%। आइडियल बॉडी वेट से 15% वेट लॉस का हो जाना क्या कहलाएगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। वहीं बुलिमिया और बिंज ईटिंग में 1 से वीक फ्रॉम 3 मंथ, 1 से वीक फ्रॉम 3 मंथ खा रहा है, कंपनसेटरी बिहेवियर कर रहा है तो बुलिमिया है, खा रहा है और पचा रहा है तो वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। हो गया? नहीं हुआ?
हो गया। वही है इनका मैनेजमेंट। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सभी ईटिंग डिसऑर्डर का कॉमन मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे और एंटी डिप्रेसेंट देंगे। एग्जांपल याद है एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई के? क्या प्रिकॉशन लोगे अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई ले रहा है तो? वह क्वेश्चन आया था परसों टेस्ट में। सुसाइड प्रिकॉशंस लेने हैं। एसएसआरआई इंक्रीज द रिस्क ऑफ सुसाइड और सुसाइडल टेंडेंसी। क्योंकि पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में है, एसएसआरआई देना शुरू किया तो पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और जब कंडीशन इंप्रूव होगी तभी थॉट्स आएंगे सुसाइड के, तभी थॉट्स आएंगे, इसलिए सुसाइड प्रिकॉशंस रखना है। हम मॉनिटर आफ्टर मील फॉर एटलीस्ट 1 आवर। पेशेंट को कंटिन्यू कांस्टेंट वॉच रखना है, ऑब्जर्व करना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, ओरल केयर करना है, बस ये जनरल केयर है, इसको कुछ नहीं ज्यादा लोड नहीं लेने का है। अब यहाँ ईटिंग डिसऑर्डर खत्म हो गए। अब पढ़ेंगे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में सारे वो सब्सटेंस है नशे वाले, नशा करने की चीजें हैं सारी, जिसमें पढ़ेंगे ओपियोइड्स, अल्कोहल, कैनाबिनॉइड्स और क्या है, टोबैको और हेलुसिनेशन ड्रग लाइक एम्फेटामाइन, एलएसडी। कैनाबिनॉइड्स होता है गांजा भांग, गांजा भांग चरस कैनाबिनॉइड्स कहलाता है। गंजेड़ियों कई बार गांजा पी लिया पर पता नहीं चला ये है क्या, कैनाबिनॉइड्स है वो, क्या है, कैनाबिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैनाबिस। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज्ड इन इंडिया। अल्कोहल कहाँ, दारू सबको कहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा है टोबैको। कौन है, टोबैको। टोबैको या तो खैनी जर्दा खा सकता है, बीड़ी पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, हुक्का चिलम सब पी सकता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस का मतलब समझना है पहले कि सब्सटेंस क्या है। यहाँ सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, सब्सटेंस का मतलब है any type of chemical agent, any type of chemical agent which can alter the mental functioning, which can alter the mental functioning। कोई भी chemical agent जो इंसान की मेंटल कैपेसिटी और फंक्शनिंग को अल्टर कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, वो सब्सटेंस है। अब वो सब्सटेंस में क्या क्या है, वर्ड आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वो जरूर याद रखना है। तो उसमें सबसे पहला वर्ड अपन देखते हैं डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब क्या होगा कि किसी चीज पे डिपेंड हो गया है। अब कैसे डिपेंड हुआ है, तो पैटर्न इन विच द यूज ऑफ सब्सटेंस टेक्स ऑन मच हायर प्रायोरिटी फॉर अ गिवन इंडिविजुअल देन अदर देन बिहेवियर ग्रेटर वैल्यू। पहले जो काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था दूसरे कामों को, अभी उनकी इंपॉर्टेंस हट गई है। अभी उसका जुगाड़ में रहता है दिन भर, आज शाम का जुगाड़ कैसे करूंगा। सुबह उठते ही दिमाग में यही आती है कि आज पैसे कहां से आएंगे, कहां से लूंगा, कब लूंगा, क्या खरीदूंगा, कहां बैठूंगा, दिन भर इसी प्लानिंग में रहता है। बाकी अदर इंटरेस्ट साइड में है, इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंस कहेंगे। कि सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर ऑन मच हायर प्रायोरिटी, मच हायर प्रायोरिटीज। किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे लेना डिपेंडेंस कहलाता है। इसका क्राइटेरिया आएगा आगे। डिपेंडेंस साइकोलॉजिकल हो सकती है, बिहेवियरल हो सकती है। तो बिहेवियरल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर सुबह से शाम तक इसी जुगाड़ में लगा रहेगा कि आज कहां से लाऊंगा, कहां लाऊंगा। दूसरा फिजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब है जिसमें सर्टेन फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, वो डिपेंडेंस है। अगर ड्रग्स नहीं लेगा या ज्यादा लेगा तो सर्टेन फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो फिजिकल डिपेंडेंस कहलाएगा। तो दो तरह की डिपेंडेंस देखने को मिलेगी, एक बिहेवियरल है, बिहेवियरल जिसको हम साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं, दूसरा फिजिकल है जिसको हम फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं। बिहेवियर वाले में इंसान दिन भर इसी के बारे में सोचेगा, और फिजिकल में फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, फिजिकल सिम्टम्स और उसका फिजियोलॉजिकल ड्रग्स का जो इफेक्ट है वही फिजिकल डिपेंडेंस कहलाता है। क्योंकि इंसान पीता किस लिए है या नशा किस लिए करता है, हाँ, दिमाग के फंक्शन को अल्टर करता है, इसका मतलब अच्छा ही लगाएगा। सारे नशे अच्छा लगाते हैं, फील गुड वाली फीलिंग देते हैं, इसलिए इंसान नशा करता है। और जो भी अपने दिमाग को फील गुड वाली फीलिंग देता है उसमें इंसान को वो बार बार दिमाग आवाज लगाता है, मालिक कहाँ हो, आज फिर से नहीं लाए। तो वही, इसीलिए जो चीज अच्छी लगेगी उसकी डिमांड ज्यादा होती है ना, तो वैसे ही नशे वाली चीज फील गुड वाली फीलिंग दिलाती है, इसलिए बार बार उस बिहेवियर का रीइंफोर्समेंट होता है, और लाओ और लाओ। आवाज आएगी मालिक। बीच में कोई ब्रेक आ जाए एक दो दिन का, पहले दिन तो लीवर शर्म मारे आवाज नहीं लगाएगा, हो सकता है मालिक कहीं बिजी हो। दूसरे तीसरे दिन से लीवर अंदर से आवाज देगा, मालिक क्या हो गया, हो कि निकल लिए हो, काहे नहीं ला रहे हो दारू। हाँ? ये क्रेविंग है, क्रेविंग, क्रेविंग फॉर सब्सटेंस। क्रेविंग किसी के लिए भी हो सकती है। क्रेविंग का मतलब क्या है, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा। हम्म? जैसे तुमको समोसे की होती है वैसे ही है क्रेविंग। हम्म तो डिपेंडेंस समझ गए कि मच हायर प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में उसी को रखना, नशे वाली चीज को, बाकी कामों को साइड में कर देना। इसमें दो चीजें देखने को मिलेगी, एक बिहेवियरल डिपेंडेंस जिसको हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बोल सकते हैं, जिसमें इंसान दिन भर यही सोच में रहेगा कि आज कहां से लाना है, आज कितने बजे लूंगा, कब लूंगा, कैसे लूंगा, ये सारी सोच क्या कहलाती है, बिहेवियरल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहलाएगी। दूसरी डिपेंडेंस फिजिकल डिपेंडेंस है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें ड्रग्स लेने के कारण सर्टेन सिम्टम्स आएंगे, सर्टेन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लिख लिए, लिख पाए। अब वही, अगर साइकोलॉजिकल का वर्ड का मीनिंग लिखना है तो कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट क्रेविंग है, कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट क्रेविंग देखने को मिलेगी। जब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा तो या तो कंटिन्यूअस क्रेविंग होगी या इंटरमिटेंट क्रेविंग होगी, दिमाग में बार बार वो आइडिया कुलबुल करेगा, दिमाग में बार बार उसकी इच्छा होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्रेविंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर।
सो द डिपेंडेंस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी और मच प्रायोरिटी गिविंग बिहेवियर है टू सब्सटेंस, जिसमें अदर इंटरेस्ट को साइड में रख देगा, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्राइटेरिया क्या है डिपेंडेंस का? क्राइटेरिया क्या है आईसीडी 11 के अकॉर्डिंग? हम कब कहेंगे कि पेशेंट को डिपेंडेंस है, किसी भी ड्रग्स का डिपेंडेंस डेवलप हो गया है, तो कब कहेंगे? वो क्राइटेरिया देखो, एटलीस्ट ऐसा बिहेवियर लास्ट 1 ईयर से होना चाहिए। कितना? ड्यूरेशन इज 1 ईयर, ये याद रखना है। अब पॉइंट पहला आता है क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर और सेंस ऑफ कंपल्सन टू टेक सब्सटेंस। क्रेविंग का मतलब यही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, चाहिए तो चाहिए, गांजा फूकना है तो फूकना है, दारू पीनी है तो पीनी है, ये वाली जो इच्छा है ये क्रेविंग कहलाती है। और यही कहलाती है पीनी है तो पीनी है, ये कंपल्सन है। ये क्या कहलाता है? कंपल्सन, यानी कि कंपल्सरली लेना ही लेना है, नशा करना है तो करना है। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, और उसका अमाउंट में भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर और हैबिट। तीसरा पॉइंट आएगा विड्रॉवल सिम्टम्स। पहले सुन लो बे, विड्रॉवल सिम्टम, शत्रुघ्न गर्दन सब नीचे। विड्रॉवल सिम्टम क्या होंगे? नाम से दिखा विड्रॉवल, इसका मतलब क्या है? बॉडी में सब्सटेंस का अमाउंट कम हो गया है। तो सब्सटेंस का अमाउंट कम कब होगा? या तो पीना बंद कर देगा, या फिर पीने के कुछ घंटे बाद नेक्स्ट डे। तो जब भी बॉडी में किसी भी ड्रग्स का, अल्कोहल का, सब्सटेंस का अमाउंट कम होगा, सर्टेन फिजियोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम्स आएंगे, उनको विड्रॉवल सिम्टम कहेंगे। तो विड्रॉवल सिम्टम में याद रखना है कि जब भी बॉडी में ड्रग्स का अमाउंट कम होगा, सर्टेन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, उनको हम विड्रॉवल सिम्टम कहेंगे। लिख लो, टिपिकली फिजियोलॉजिकल सिम्टम दैट डेवलप्स व्हेन द सब्सटेंस यूज इज रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड। जिसने अगर पी रहा हो, डोज कम कर दी हो, या बिल्कुल बंद कर दिया हो नशा करना, तब सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, नॉसिया वोमिटिंग हो सकता है, ट्रिप्स हो सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स विड्रॉवल सिम्टम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक डिपेंडेंस के क्राइटेरिया में आपको याद रखना है कि इंसान कोई सब्सटेंस लगातार 1 साल से ले रहा है, और उसमें उसको सब्सटेंस लेने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, यानी कि क्रेविंग हो रही है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा पॉइंट, नॉट एबल टू कंट्रोल सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर। तीसरा पॉइंट याद रखना, विड्रॉवल सिम्टम्स। और विड्रॉवल सिम्टम्स का मतलब है सर्टेन फिजियोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स व्हेनेवर ड्रग्स और सब्सटेंस अमाउंट रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड इन बॉडी। और ये तब होगा या तो उसने अमाउंट कम कर दिया है, या फिर बंद कर दिया है। क्योंकि इतने सालों से कोई नशा कर रहा है, 1 साल से या लंबे समय से, तो बॉडी को स्टिमुलेशन चाहिए, बॉडी को फंक्शन करने के लिए स्टिमुलेशन कुछ ना कुछ चाहिए। और जब स्टिमुलेशन नहीं आएगा तो बॉडी फिजिकल सिम्टम्स शो करके रिएक्ट करेगी, लाओ लाओ की आवाज है ये, विड्रॉवल सिम्टम आएंगे। इसका मतलब अब नशा उतर गया। जैसे यहाँ के लोग बहुत अफीम खाते हैं, अफीम लोडा, राजस्थान में फेमस है, स्पेशली जोधपुर में। तो क्या होता है, अफीम वाला जब तक अफीम नहीं लेता, सुबह बेड से उठते ही पहला सीधा काम यही है, अफीम लेना। उसके बाद ही बेड से उठ के खड़ा होकर वॉशरूम तक जा पाएगा, पहले अफीम चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, उबासी आएगी, नाक से पानी, आंखों से पानी, छींकें आएगी, सब हालत खराब हो जाएंगे। तो जब तक वो लेगा नहीं, ये विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे नहीं। तो इन विड्रॉवल सिम्टम को मिनिमाइज करने के लिए या नहीं बचने के लिए तुरंत उठते ही सबसे पहले डोज, उसके बाद काम दूजा। जब एक बार ले लिया, उसके बाद 3-4 घंटे तक एकदम फुल ऑफ एनर्जी है। हम्म, ये डोडा लिया कभी? देखा तो रहा, तो बाहर वालों ने नहीं, यहाँ वालों ने। दुकानें हैं डोडा पोस्ट। डोडा क्या होता है? ओपियोइड का कवर है, आउटर कवरिंग। जैसे अखरोट देखा है, अखरोट एक सेल होती है, आउटर सेल, वैसी सेल होती है, उसके अंदर से लिक्विड निकाल लिया, वो ओपियोइड मोर्फिन हो गया, और जो पीछे का छिलका है वो डोडा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डोडा। उसको पीस के उसका जूस निकाल लेते हैं। हाँ, काला काला कोका कोला जैसा लिक्विड निकालते हैं, काला काला जो डामर जैसा दिखता है वो तो अफीम है प्योर। डोडा छिलका है, उसका पीस के जूस निकाल लेते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं, उसके बाद पानी में भिगो के छान के पी लेते हैं। हाँ, डोडा को गुनगुने पानी में। कौन है रे कलाकार? ठंडे पानी से रस निकलता नहीं है, थोड़ा गर्म होगा तो रस निकलेगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा डिपेंडेंस में हमको नहीं लिखा क्या? डोडा में खो गए थे क्या? हम्म, तस्कर, उसको बोलते हैं तस्कर, स्मगलर। इंग्लिश में बोले तो स्मगलर, हिंदी में बोले तो तस्कर। ये तो यही की है ना, तो तुम जानती होगी डोडा मल। हो गया, चलो। इसके अलावा टॉलरेंस डेवलप होगी, कंटिन्यू डिपेंडेंस का ही क्राइटेरिया है। पहला क्या था? पहला क्या था? अभी बोलो ना, है क्या? मेंटेनेंस। अभी क्या डिपेंडेंस? डिपेंडेंस का क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था? हम्म, अबे बेवकूफों, पहला पॉइंट क्या लिखा है डिपेंडेंस में? बिहेवियर। क्या लिखा है पहला पॉइंट? क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक सब्सटेंस। क्या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कर रहे हो? आईसीडी 11 क्राइटेरिया टू डिफाइन डिपेंडेंस। 1 साल से ऐसा हो रहा है। पहला क्या? स्ट्रॉन्ग डिजायर और कंपल्सन टू टेक सब्सटेंस। अभी अभी लिखा है 5 मिनट पहले भी, वो भी पता नहीं। बावड़े बुझ है, है? नंबर तुम डाल लो। मैं बोल रहा हूँ क्राइटेरिया डिपेंडेंस का क्राइटेरिया है, ये भी बोल रहा हूँ कंटिन्यूशन क्राइटेरिया है। इसीलिए मतलब तुमको लिखा हुआ ही चाहिए, बोला हुआ नहीं चाहिए, है ना? टॉलरेंस का मतलब क्या होगा? नीड्स टू इंक्रीज डोज टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट। यहाँ धीरे धीरे इंसान जैसे दारू पीना शुरू करता है, पहले 1 पैक पिएगा,
एक पैक पीता रहा महीने भर, फिर एक पैक से नशा नहीं होगा, फिर 2 पैक पिएगा, फिर 2 कुछ समय तक 2 पिएगा, फिर 2 से भी नशा नहीं होगा, फिर 3 पिएगा, फिर 3 से नशा नहीं होगा, 4 पिएगा। तो धीरे-धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? टॉलरेंस। कि नीड्स टू इंक्रीज डोज टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट। नीड्स टू इंक्रीज डोज टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट। क्या हुआ? डोज बढ़ गया कि क्यों हंस रहा भाई? भाई उसको पहले से हिंदी कम आ रही, तू डिस्टर्ब और कर रहा है? हैं? डिस्टर्ब ना कर, तुम फोकस मत कर बेटा। तुम्हें मजा आ रहा है? लग रहा है? ना, 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 ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्राइटेरिया में पॉइंट आएगा प्रोग्रेसिव नेग्लेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्लेजर और इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। उसको किसी और चीज में मजा ही नहीं आएगा। लोग कहेंगे चलो आज उसका बर्थडे है वहां चलेंगे, शादी है वहां चलेंगे, आज कोई फंक्शन है वहां चलेंगे, मजे करेंगे। उसको उससे मतलब नहीं है, उसको पहले ये चाहिए नशा। तो उसका टाइम वो इसमें बिताएगा, तो बाकी इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करेगा और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ नशे पे रहेगा। इसके अलावा अगला पॉइंट जो होगा वो है परसिस्टेंट विद सब्सटेंस यूज डिस्पाइट क्लियर एविडेंस ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज। हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज दिख रहे हैं, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है। कोई दारू पी रहा लगातार, दारू लगातार पी रहा है तो लिवर फंक्शन अल्टर्ड हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स दिखने लगे हैं, एसाइटिस पेट बोल जैसा बढ़ने लगा है, उसके बावजूद पीता जाएगा, उसके बावजूद बंद नहीं करेगा। तो परसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस यूज डिस्पाइट क्लियर एविडेंस ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, कि पीने की वजह से उसको लगातार हार्म हो रहा है, उसके बावजूद पी रहा है। तो डिपेंडेंस में सिंपल चीजें याद रखनी है, 3 वर्ड याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। एक क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। दूसरा दूसरा विड्रॉल सिम्टम्स। तीसरा टॉलरेंस। और फिर ये क्या हार्मफुल इफेक्ट के बावजूद पी रहा है। ये पॉइंट याद रखने जरूरी है। एटलीस्ट 3 तो याद रखना ही रखना है डिपेंडेंस में, कि क्रेविंग, विड्रॉल एंड टॉलरेंस। क्रेविंग, विड्रॉल एंड टॉलरेंस। क्रेविंग वो है इच्छा होना, विड्रॉल जब नहीं पिएगा तो सिम्टम आएंगे, वो विड्रॉल है। टॉलरेंस का मतलब है डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। एक में हो जाता है या 2? एक ही? 3 नहीं पीता? नहीं, नहीं पीना है। जोधपुर में अच्छा नहीं होता, मत पीना। सो द टॉलरेंस इज नीड्स टू इंक्रीज डोज टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट। वो नशा जितना होना चाहिए, वो फीलिंग आने के लिए डोज का लगातार बढ़ाना टॉलरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टॉलरेंस कहलाएगा। इसके अलावा बाकी सारे इंटरेस्ट साइड में कर देगा। अबे भाई सुन ले इधर, बाकी सारे इंटरेस्ट किससे बात कर रहा है? आगे आ जाओ, इसके पास आ जाओ, तुमसे, बीच वाली बालिका। तो गर्दन तो उसकी तुम्हारी तरफ ही लग रही है, उससे कर रहा है। हाँ तो उसको भेज दो आगे, ताकि कम से कम उसकी गर्दन को तकलीफ कम हो जाए। दूर दूर बैठ के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, मजाक कर, मजाक कर रहा हो। ठीक है, हो गया, हो गया। इसके बाद ये क्राइटेरिया वही डिपेंडेंस का खत्म हुआ। अगला वर्ड है, अगली एक और कंडीशन है, वो है सिंगल एपिसोड ऑफ हार्मफुल यूज। नाम से दिख रहा है सिंगल एपिसोड ऑफ हार्मफुल यूज। ए सिंगल एपिसोड ऑफ सब्सटेंस दैट हैड कॉज्ड डैमेज टू द पर्सनल फिजिकल और मेंटल हेल्थ और हैज रिजल्टेड इन बिहेवियर लीडिंग टू हार्म टू द हेल्थ ऑफ अदर्स। सिंगल डोज ही लिया था पहली बार ही, और पहली बार में खेला हो गया। पहली बार पुल पी के नाली में गिरा रहा है, बाइक किसी ने गाड़ी ठोक दी, गली में गालियां बकी, लोगों ने पीटा, अंदर सुसु किया, रोड की साइड पड़ा रहा, ये सारी हरकत पहली बार में ही हो गई। ये क्या कहलाता है? सिंगल एपिसोड ऑफ हार्मफुल यूज। पहला ही एपिसोड में एपिसोड बन गया। ये क्या है? सिंगल एपिसोड ऑफ हार्मफुल यूज। मतलब शुरुआत ही खराब हुई, बोलनी खराब हो गई। अच्छा हुआ शुरुआत खराब हो गई, अगली बार नहीं पिएगा। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो बात आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ शुरुआत खराब हुई, इसका मतलब फुल स्टॉप आ गया। बातें ना करो, क्या प्लान बना रहे हो क्या कुछ सिंगल एपिसोड का? सिंगल एपिसोड ऑफ हार्मफुल यूज, एक ही बार में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दूसरों की हेल्थ कोई बैड इफेक्ट पड़ गया है, वो हार्मफुल यूज कहलाता है। मान जाओगे? बहुत सालों बाद मिली हो तुम दोनों आज। हुँ? क्या कह रहे हो? नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन। याद रखना है, नाम से दिख रहा है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है? फुल नशे में है, कंप्लीटली फुल नशे में है। चाहे कोई सा ड्रग हो, दारू है तो फुल पी के भंड एकदम भयंकर भयंकर टल्ली होके हो रखा है। तो ट्रांजिएंट कंडीशन दैट डेवलप फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन व्हिच वेरियस मेंटल फंक्शंस सच एज कॉन्शियसनेस, थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर सब अल्टर्ड हो गया है, पी के वहीं पसर गया है। ये इंटॉक्सिकेशन का मतलब है ओवरडोज। सिंपल सी बात है, इंटॉक्सिकेशन का मतलब है ओवरडोज, जिसमें सर्टेन फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं, कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ गया, थॉट परसेप्शन भी डिस्टर्ब हो गया। जैसे पार्टी में गए, वहां बैठ के दारू पी खूब सारी, दारू पीने के बाद कुछ होश नहीं रहा, खाने की थाली में ही अंदर ही सो गया यूं, पूरे मुंह में यूं खाना, ऐसे खाना था पर वो सीधा खा रहे यूं है। उसके बाद लोगों ने उठा के कोशिश करी उठाने की, घसीटने की, पर नहीं, वहीं पसर गया, कॉन्शियसनेस में अल्टर्ड आ गया। उसके बाद परसेप्शन, जब कॉन्शियसनेस डिक्रीज है मतलब सब कुछ डिस्टर्ब है ऑलरेडी, तो परसेप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, कुछ कोई आके लात मार के जा रहा है तो भी उसको पता नहीं चलेगा। हम्म? पिता आके सुसु करके गया तो उसके बाद भी कोई पता नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कुछ भी। अभी भी इस प्रैक्टिस से जाते हो? हैं?
इंटॉक्सिकेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट इतना ज्यादा ले लिया है कि कॉन्शियसनेस, थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर सब अल्टर्ड हो गया। तो अभी तक जो वर्ड है आपको याद रखना है कि डिपेंडेंस याद रखना है। डिपेंडेंस का मतलब है मच हायर प्रायोरिटी पे सब्सटेंस का लेना, और पिछले 1 साल से ले रहा हो तो क्रेविंग होगी, विड्रॉल सिम्टम होंगे, टॉलरेंस होगा। हार्मफुल यूज सिंगल एपिसोड वाला है, एक ही बार लिया है और काम तमाम हो गया है। और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट है, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब फुल टल्ली हो गया, फुल नशे में है। हो गया। हम्म। सी मेल अगेन। हार्मफुल यूज नॉर्मल लड़के की आवाज भी निकाल सकते हो हम्म? या वो डिसऑर्डर हो गया ट्रांससेक्सुअलिज्म कि अगले जन्म वो है लड़की की जो हार्मफुल यूज क्या है? हार्मफुल यूज, तो हार्मफुल यूज में याद रखना है कि स्टेट वेयर द सब्सटेंस इज कॉजिंग हार्म बट स्टिल क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेंस आर नॉट मेट। हार्मफुल यूज तब बनाएंगे कि जब इंसान पिए जा रहा है और उसके बॉडी में चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, कोई पी रहा है, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब देखने को मिल रहा है, पर बाकी डिपेंडेंस का क्राइटेरिया जो आपको बताया था क्या, क्रेविंग, टॉलरेंस, विड्रॉल, वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, तब डायग्नोसिस क्या बनेगा? हार्मफुल यूज। क्या बनेगा? हार्मफुल यूज। तो पी तो रहा है, बॉडी में नुकसान भी हो रहा है, अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जॉन्डिस जैसे सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं, बट डिपेंडेंस के क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे। और डिपेंडेंस के क्राइटेरिया तुमको पता है कि क्रेविंग है, टॉलरेंस है, विड्रॉल है। क्रेविंग, टॉलरेंस और विड्रॉल 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम है। Harmful use is a condition when the substance causes harm, but still the criteria of dependence does not met. Like पेशेंट को टॉलरेंस नहीं है, विड्रॉल नहीं है, क्रेविंग नहीं है, बट बॉडी में हार्म के सिम्टम तो दिख रहे हैं। लिख लिया? लिखा क्या? कारण क्या है कि इंसान नशा करेगा? अरे रुक जा भाई, बालिके खंभे के पीछे। हुँ? कारण क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर? बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा? हेरिडिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी पीते आ रहे हैं। दादा परदादा पीते थे, पिताजी चाचा जी भी पीते थे, अब हम भी पिएंगे और आगे बच्चे भी पिएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इसके अलावा इंटेंस सेंस ऑफ यूफोरिया, इंसान क्यों पीता है? अच्छा लगता है ना। और यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है। यूफोरिया इज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अच्छा लगता है। इसके अलावा पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर का मतलब ले ले, कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, ले थोड़ा सा ले, एक ग्लास ले, आधा ले, है सिगरेट है, ले ले ले, एक बार खींच, एक बार खींच, ऐसे बताएंगे टेक्निक। यूं खींच, फिर अब मुंह बंद कर नाक से धुआं निकाल। तो ये पीयर प्रेशर है। ये क्या है? पीयर प्रेशर। इसके अलावा सोशल एक्सेप्टेंस है। सोशली एक्सेप्टेंस है, दुकानें खोली हुई, भाई साहब शोरूम लगे पड़े, लिक्विड शोरूम, दारू के शोरूम पड़े हुए जगह जगह, बड़ी बड़ी ये लाइटिंग लगा लगा के, और गवर्नमेंट खुद बेच रही है, इजी अवेलेबिलिटी भी है, और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। शादी ब्याह में, पार्टी में दारू की स्टॉलें लगती है अलग से कि पियो और नाचो और दिखाओ और गिपड़ो वही हैं? हो गया? बायोलॉजिकल का मतलब याद रख लेना, फैमिली हिस्ट्री है। इजी अवेलेबिलिटी है, सोशली एक्सेप्टेबल है, पीयर प्रेशर हो सकता है, और अच्छा लगता है, यूफोरिया कॉज करता है इसलिए पिएगा, या अदर नशा करेगा। अब शुरू करते हैं सब्सटेंस में। पहला नशा दारू। तो दारू में जो कंटेंट होता है उसको इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल बोलो या इथेनॉल बोलो, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बोल सकते हो, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है पीने वाला। और मिथेनॉल होता है, जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो पॉइजनस होता है, वो पॉइजनस और टॉक्सिक होता है। एक ड्रिंक, स्टैंडर्ड ड्रिंक में अमाउंट कितना होता है? या तो 10 ग्राम अल्कोहल बोलो या 30 ml बोलो, ये स्टैंडर्ड ड्रिंक का नाम है। स्टैंडर्ड ड्रिंक का मतलब एक ड्रिंक ली, इसका मतलब 30 ml, कितना? 30 ml बोलो या फिर 10 ग्राम बोलो। हाँ, ये एक पैक है, स्टैंडर्ड पैक है इसको, 30 ml। भाई जे का है। तुमको तो 30 से क्या होगा, तुम तो 180 ml वाले हो कहोगे, हैं? क्यों भाई? हो गया? तो जो पीने वाली दारू है वो इथाइल अल्कोहल है, और स्टैंडर्ड पैक को या स्टैंडर्ड ड्रिंक को हम 30 ml या 10 ग्राम बोल सकते हैं। अल्कोहल क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट है? क्यों? पीने के बाद डिप्रेसेंट थोड़ी होता है, स्टिमुलेंट नहीं होता।
क्यों पीने के बाद भाई साहब जोश में आ जाता? क्यों काम नहीं करता? डिप्रेसेंट है, सही बात है। क्वेश्चन आ गया, बता दो। इररेसिसिबल अर्ज मतलब हमका पीनी है भैया, पीनी है। क्वेश्चन आ गया, बता दो। काम नहीं करता? डिप्रेसेंट है, सही बात है।